अस्सलाम वालेकुम आदाब। आजकल सियासत अस्पतालों पे हो रही है, हॉस्पिटल्स पे हो रही है। शुरुआत बानिहाल से हुई और ये आज आकर डिस्ट्रिक्ट रामबन हॉस्पिटल तक पहुंच चुकी है। आज कांग्रेस के कुछ लोगों ने यहाँ भी हॉस्पिटल्स के रिलेटेड बात की और कहा कि स्टाफ की कमी है। किसी ने कहा रेफरल हॉस्पिटल है, किसी ने कहा सर्जन ही नहीं है। और शुरुआत ये हुई बानिहाल से, जब बानिहाल के कुछ लीडर्स ने, वहाँ के विकार सुलवानी साहब और उनकी टीम ने उमर अब्दुल्ला साहब और सजाद शाहीन साहब के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट इस रिलेटेड था कि यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है और बाकी स्टाफ की कमी है। इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए सजाद शाहीन साहब ने हॉस्पिटल गए और वहाँ पे कहा और लोगों से मिले, डॉक्टर से मिले और वहाँ पे कहा कि आप यहाँ पे 2 गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं। उसके बाद विकार सुलवानी साहब ने भी कुछ बयानबाजी की। बात करूँगा मैं शुरुआत से। सबसे पहले जो कांग्रेस का प्रोटेस्ट था, वो मुझे लगता है होमवर्क के बिना था। आपने प्रोटेस्ट किया कि यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं थी, आपका होमवर्क गलत था। यहाँ पे मैं सजाद शाहीन साहब को टारगेट नहीं करूँगा। पहली बार ऐसा होगा कि यहाँ पे मैं सजाद शाहीन साहब की सपोर्ट कर रहा हूँ कि उनका कहना सही है कि सीएचसी, अगर आप बोल रहे हो, एक साहब ने कहा ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है, सीएचसी बानीहाल है। अगर सीएचसी बानीहाल में 2 गायनेकोलॉजिस्ट्स हैं तो बड़ी बात है, अच्छी बात है, और वो काम भी कर रहे हैं। जैसे कि डाटा, पहली बार किसी ने एक पैरामीटर्स रखे सामने कि हम कितना काम कर रहे हैं। सजाद शाहीन साहब को यहाँ पे थोड़ा सा क्रेडिट मैं दूंगा कि चलो उन्होंने कुछ चीज़ें वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं एक्चुअली उनको बताई कि हमारे हमेशा किसी भी चीज़ को आपने एग्जामिन करना है, किसी भी चीज़ को आपने ये कहना है कि ये काम यहाँ पे हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके पैरामीटर्स आपको चेक करने पड़ेंगे। उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि यहाँ पे काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। और वहाँ पे जो हमारे डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर शबीर मलिक साहब, जो वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि हमने 200 से ज़्यादा डिलीवरीज करी हैं 2 महीने में और 50 से ज़्यादा सिजेरियन किए हैं। मुझे लगता है सीएचसी के हिसाब से बहुत अच्छा काम है। तो इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। और जिस साहब ने कहा कि गायनेकोलॉजिस्ट है ही नहीं, वो भी एक गलत बयानबाजी की, क्योंकि वहाँ पे 2 गायनेकोलॉजिस्ट हैं बानीहाल सीएचसी में। एक है डॉक्टर नादिया जी हैं, दूसरे हैं डॉक्टर शबीर मलिक साहब। 2 गायनेकोलॉजिस्ट हैं और 3 थे आपको। डॉक्टर मनहास सर थे, उनकी आप जो भी वो सस्पेंशन में है, वो एक अलग कहानी है। उसके बाद जो सियासत हुई इस पे, किसी ने कहा कि नहीं ये जो है वो मेडिकल ऑफिसर है, कंसल्टेंट नहीं है। जनाब आला, कंसल्टेंट की डेफिनेशन मुझे कोई बता दे। विकार सुलवानी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, डेफिनेशन क्या है कंसल्टेंट की? कंसल्टेंट कौन होता है? ये तो गवर्नमेंट की नाकामी है। गवर्नमेंट जो, आज इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले जो 20 सालों में जिन्होंने रूल किया है, उनकी नाकामी है कि आपने, जिनको 10-10 साल भी हो गए, 12-12 साल भी हो गए हैं, जो मेडिकल ऑफिसर सिलेक्ट हुए थे, उनकी प्रमोशंस नहीं हुई, आपने कंसल्टेंट नहीं बनाया। और कंसल्टेंट होता क्या है, जिसकी डेफिनेशन मुझे पता है, जिसकी डेफिनेशन आप कहीं भी देख लीजिए। कंसल्टेंट वो होता है जिसके पास स्पेशलाइजेशन होती है। एमबीबीएस प्लस एमएस एमडी होगी, स्पेशलाइजेशन जो भी है, डीएनबी होगा, वो स्पेशलिस्ट होता है, उसको कंसल्टेंट कहते हैं। और आपके 2 वहाँ पे डॉक्टर नादिया हैं या डॉक्टर शबीर मलिक हैं, वो एज मेडिकल ऑफिसर वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दे आर कंसल्टेंट्स। ये गवर्नमेंट की नाकामी है। जिन लोगों को 7-7, 8-8, 10-10, 12-12 साल हुए हैं, उनको प्रमोशन दे देनी चाहिए थे बी ग्रेड स्पेशलिस्ट की, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं दी। ये इस गवर्नमेंट की ही बात नहीं कर रहा मैं, पिछली गवर्नमेंट जितनी भी हुकूमत, एलजी रूल रहा, उससे पहले भी कांग्रेस का दौर रहा, पीडीपी का दौर रहा, सब ने हेल्थ को इग्नोर किया। और इस चीज़ को सिर्फ काम चलाओ तौर पे, जो आपने मेडिकल ऑफिसर सेलेक्ट कर लिए, उनको, उनके पास एमएसएमडी डिग्री है, आप उनको काम ले रहे हो कंसल्टेंट्स का, लेकिन उनको सैलरी दे रहे हो मेडिकल ऑफिसर्स की। ये नाइंसाफ़ी लोगों के साथ नहीं है, नाइंसाफ़ी डॉक्टर्स के साथ है। ये नाइंसाफ़ी डॉक्टर शबीर, डॉक्टर नादिया, जिनको लोग आज बोल रहे हैं कि ये जी गायनेकोलॉजिस्ट ही नहीं है, लेकिन ये नाकामी तो किसकी है? विकार सुलवानी साहब, आपने कभी इस बारे में बात की? जब आप मिनिस्टर भी थे, उससे पहले 10 साल आपने इक़्तिदार में रहे, तब इन चीज़ों को तो देखना था ना कि अगर जो मेडिकल ऑफिसर हो, 5 साल टाइम बाउंड प्रमोशंस होनी चाहिए थी। 5 साल बाद आप उनको प्रमोट कर देते बी ग्रेड स्पेशलिस्ट स्लैश कंसल्टेंट, या आप उनको 7 साल बाद कर देते, 10 साल बाद कर देते।
कंसल्टेंट्स को आपने प्रमोशंस दोगे तभी तो बनेंगे, या तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है गवर्नमेंट के पास। 10 साल हो गए, 10 साल रहे हो अब सरकार में, मिनिस्टर भी रहे हो वकार रसूलवानी साहब, क्या कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है कंसल्टेंट्स की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, सीएचसीज में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पेरिफेरल जो है, कोई है ऐसा प्रोसीजर? मैं वकार रसूलवानी साहब से पूछना चाहता हूँ। सियासत, मैं भी सियासत करता हूँ, मैं सजाद शाहीन साहब को बड़ा क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन जहाँ क्रिटिसिज्म बनेगा वहाँ वहाँ मैं करूँगा, जहाँ नहीं बनेगा ज़बरदस्ती का क्रिटिसिज्म मैं क्या करूँ उन पे? मैं हॉस्पिटल्स पे क्या ज़बरदस्ती के क्रिटिसिज्म करूँगा? जब मुझे पता है, जब मुझे हकीकत पता है, उस टाइम मैं वहाँ पे क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता। हाँ, एक गलत चीज़ यहाँ हुई है, जो फिजिशियन को आपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से सीएचसी में किया है पोस्ट, वो बहुत बड़ा ब्लंडर है। हाँ, अगर उसको आपने ट्रांसफ़र करना था, ट्रांसफ़र सबकी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपको रिप्लेसमेंट तो देनी थी। आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विदाउट फिजिशियन रख ही नहीं सकते। ये नाकामी, ये सजाद शाहीन साहब ने ब्लंडर किया है, और यहाँ पे अर्जुन सिंह राजू साहब ने इस चीज़ को होने दिया। मैं उम्मीद करता हूँ वो रोकेंगे या रिप्लेसमेंट लाएंगे। अगर अर्जुन सिंह राजू साहब ने ये होने दिया तो ये उनका भी ब्लंडर है और बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी नाकामी है ये। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ को रेक्टिफाई कर लिया जाएगा, क्योंकि पहले दिन से ही मैंने इस बारे में आवाज़ उठाई थी, और कहीं जो एमएलए साहब के, अर्जुन सिंह राजू साहब के क्लोज साथी हैं, उन्होंने कहा था कि इसको हम देखेंगे और इसको हम रोकेंगे। तो मुझे उम्मीद है इस चीज़ को रोका जाएगा, और या तो रिप्लेसमेंट दे दीजिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विदाउट फिजिशियन नहीं होना चाहिए, सीएचसी में भी नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सीएचसी में आप नहीं दो फिजिशियन, वहाँ भी दो आप फिजिशियन, लेकिन आपको ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ज़रूरत है। और जिस फिजिशियन की आप बात करें वो भी मेडिकल ऑफिसर ही है, लेकिन है फिजिशियन, वो सैलरी मेडिकल ऑफिसर की ले रहे हैं, लेकिन काम कंसल्टेंट का, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन कंसल्टेंट की है, क्योंकि वो क्वालिफाइड है, उन्होंने एमडी की हुई है। ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, इनको टाइम बाउंड प्रमोशन दीजिए, कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम कीजिए, कोई रिक्रूटमेंट का, अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कोई आप मैकेनिज्म इन प्लेस करना चाहते हो, कोई लाना चाहते हो मैकेनिज्म, तो वो भी कीजिए। लेकिन आप जो डॉक्टर्स को आपने यहाँ पे लगाया है एज मेडिकल ऑफिसर्स, उनका काम ले रहे हो आप कंसल्टेंट के। तो मुझे उम्मीद है कि जब आप बात करोगे तो एक फैक्ट्स के साथ बात करोगे। वकार रसूलवानी साहब है, जो भी अपोजिशन के लीडर्स हैं जो हेल्थ पे बात कर रहे हैं या हॉस्पिटल्स पे बात करें, स्टाफ की कमी होगी। और एक बात, अगर ये लोग, आज थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन बात पते की है, फैक्ट्स पे है, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सीएचसी बानिहाल में हमें ये स्टाफ चाहिए, वो स्टाफ चाहिए। एक लीडर भी वहीं, दूसरा लीडर भी उसी पे बात कर रहा है, तीसरा भी लीडर वहीं पे बात कर रहा है। सीएचसी गूल में भी है ना, सीएचसी गूल में कितने गायनेकोलॉजिस्ट हैं? मेडिकल ऑफिसर गायनेकोलॉजिस्ट हैं क्या वहाँ पे? गायनेकोलॉजिस्ट हैं क्या वहाँ पे जिन्होंने स्पेशलाइजेशन की हुई है? क्या वहाँ पे फिजिशियन है? क्या या वहाँ पे हर एक स्पेशलाइजेशन का डॉक्टर है कि नहीं है? कोई सीएचसी गूल के लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। अगर सीएचसी गूल के लिए वकार रसूलवानी साहब ने प्रोटेस्ट किया होता कि यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, तो मैं भी उनकी सपोर्ट करता। क्योंकि सीएचसी गूल के लिए आप क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हो? क्योंकि गूल फारफलंग एरिया, सारा कुछ बानिहाल को मत दे सकते हैं। कुछ तो आपने पेरिफेरल डिस्ट्रिक्ट, जो पेरिफेरल हमारे हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए भी रखना है ना। यही वकार रसूलवानी साहब या और जो लीडर्स हैं हमारे, उन्होंने एनटीपीएचसी पोगल, एनटीपीएचसी मंगित, या एनटीपीएचसी हमारा नील का है, रामसू के पीएचसी की बात क्यों नहीं की कि उसको सीएचसी में अपग्रेड होना चाहिए? जो सेंट्रल प्लेस है उसको ट्रॉमा सेंटर का दर्जा देना चाहिए रामसू को। रामसू का जो पीएचसी है उसके लिए कोई बात नहीं कर रहा। उखड़ाल के पीएचसी को अपग्रेड होना चाहिए। आपको रिलैक्स करो रूल्स, मुझे पता है रूल्स होता है, पॉपुलेशन 50,000 लाख के आसपास होनी चाहिए, फिर एक सीएचसी बनता है। लेकिन ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपको रूल्स को रिलैक्स करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा रूल्स को, क्योंकि हमने आपको एमएलए बनाया है। एमएलए का मतलब ये नालियाँ बनाना, सड़कें बनाना नहीं है, लेकिन हमारा एक कंसेप्ट ही यही है। हम इनॉग्रेशन हमने आज तक ट्रांसफार्मरों की नालियों की रोड्स की। हमने ये पॉलिसीज बनाने के लिए लोगों ने आपको भेजा है। लॉ मेकर्स हो आप, लॉ मेकर्स आपको ऐसे ही बोल देते हैं, क्योंकि आपको कानून बनाने के लिए भेजा है। तो आप जो कानून है उनको अमेंड कीजिए, रिलैक्स कीजिए। ऐसी जगहों पे, उखड़ाल की जगह बात करूं मैं, रामसू की बात करूं, इनको सीएचसी अपग्रेड होना चाहिए। ऐसी पॉलिसीज बनाइए आप, ऐसे रूल्स को अमेंड कीजिए जहां पे पॉपुलेशन का क्राइटेरिया आप कम कीजिए, क्योंकि ये
पेरिफेरल एरियाज़ है, यहाँ पे डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं। आप एनटीपीएससी आलिमबास की बात करिए, हसीना बहती आलिमबास में एक एनटीपीएससी, वहाँ पे कितने डॉक्टर्स हैं? वहाँ पे है कोई डॉक्टर? है कोई पैरामेडिकल स्टाफ? किसी साहब ने बात की, किसी लीडर ने बात की? आप बानिहाल के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो और वो भी बिना होमवर्क के। आप होमवर्क तो कर लेते, वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट 2 हैं और वो गायनेकोलॉजिस्ट है, फुल फ्लेज्ड गायनेकोलॉजिस्ट, नो डाउट। किसी को डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। और विकार सुलवानी साहब का ये कहना कि वो जूनियर हैं, ये हैं, वो है, नहीं जूनियर नहीं है जनाब। किसने कहा आपको जूनियर हैं वो? उन्होंने पहले पीजी की है, उसके बाद उन्होंने एसआरशिप की है। जब मैं वहाँ पे एमडी कर रहा था, डॉक्टर शबीर मलिक साहब वहाँ पे एसआरशिप कर रहे थे, सीनियर रेजिडेंसी कर रहे थे। उसके बाद 2 साल उनको बानिहाल में भी हो गए। एक फील्ड के अंदर उनको लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस है। आप बोल रहे हो जूनियर डॉक्टर है। जो सीएचसी में उन्होंने करना क्या, एलएससीएस उन्होंने हज़ारों किए होंगे। नॉर्मल डिलीवरीज उन्होंने वो भी 20-25 हज़ार नॉर्मल डिलीवरीज की होंगी। तो और क्या करना है उनको, बताओ मुझे। जो रिक्वायरमेंट है वो उसके एक्सपर्ट हैं, वही वैसे ही डॉक्टर नादिया भी एक्सपर्ट होंगी, ऑब्वियसली वो भी गायनेकोलॉजिस्ट है। और एक साहब, जब आज यहाँ पे बात हो रही थी, आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन की बात हो रही थी, तो हमारे एक लीडर बात कर रहे थे कि यहाँ पे सर्जन नहीं है। देखो, एक गलत मैसेज जाता है पब्लिक पे। आप लोगों को पब्लिक देखती है, आप लोगों को पब्लिक फॉलो करती है। अगर आप ये चीज़ कह रहे हो कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में सर्जन नहीं है, तो ये बहुत बड़ा झूठ है। हाँ, मैं ये पार्शियली, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपकी नॉलेज में शायद इस चीज़ में कमी होगी। आपको इसका पता नहीं होगा, क्योंकि सर्जन यहाँ पे 2 हैं। डॉक्टर यासिर साहब हैं, डॉक्टर मुज़म्मिल साहब हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। हर ट्यूसडे को उनका ओटी होता है, वहाँ वहाँ पे लैब कोली करते हैं, हर्नियोटमी करते हैं, हर्निया रिपेयर करते हैं। बाकी बाकी जो सर्जरीज जो होनी चाहिए वो सब सर्जरीज होती है। अपेंडेक्टमी जो इमरजेंसी सर्जरी वो होती है यहाँ पे। लेप्रोटमी होती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं यहाँ पे जो होनी चाहिए। तो ये चीज़ एक, अगर आपकी बात सुन के कोई जो भी है पेशेंट है वो आना चाहता था रामबन, वो अब नहीं आएगा, बोलेगा नहीं वहाँ पे सर्जन ही नहीं है। तो ये गलत बयानबाजी हो गई, ये गलत मैसेज जाता है लोगों में। यहाँ पे सर्जन्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट एक जो कंसल्टेंट हैं, दूसरे गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, यहाँ पे ऑर्थोपेडिशियन भी है, यहाँ पे फिजिशियन था जिसको हटा दिया गया है, उम्मीद करते हैं वापस जल्दी आ जाएंगे। ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं, यहाँ पे एएनटी के हमारे हैं, यहाँ पे एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स हैं। स्टाफ की कमी मैं मानता हूँ, ये ओवरबर्डन डॉक्टर्स है, लेकिन काम बहुत हो रहा है। आप एक और साहब थे जो हॉस्पिटल के बाहर आज बयानबाजी कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये रेफरल हॉस्पिटल है। कितना बड़ा झूठ है। मैं रेफरल हॉस्पिटल, आपने किन बेसिस पे कहा ये रेफरल हॉस्पिटल है? आपने किन बेसिस पे कहा कि ये रेफरल हॉस्पिटल है? रेफरल हॉस्पिटल आप कैसे बताओगे इसको? सबसे पहले आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। आपको जाओ, आप पूछो, आप सरकार का हिस्सा हो, क्योंकि आपने यहाँ पे अर्जुन सिंह राजू साहब को सपोर्ट किया। आप उनके पास जाते, बोलते जाओ चलो चलते हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब के पास, पिछले 1 महीने का रिकॉर्ड उठाते हैं कि कितने पेशेंट्स रेफ़र हुए हैं, और जो पेशेंट रेफ़र हुआ है उसकी इंडिकेशन क्या थी, उसको रेफ़र किस बेसिस पे किया गया है, और कितना, अगर गायनी की बात करूँ, कितनी नॉर्मल डिलीवरीज हुई हैं और कितने सिजेरियन हुए हैं, और कितने बाकी चीज़ सर्जरी में कितनी कोलिसिस्टेक्टमीज़ हुई हैं, कितनी अपेंडेक्टमीज़ हुई हैं, और सर्जरी से कितने पेशेंट रेफ़र हुए हैं। बाकी ऐसे हर एक डिपार्टमेंट का आप चेक कर सकते थे कि वहाँ से कितने पेशेंट रेफ़र हुए हैं और उनकी इंडिकेशन क्या थी। जैसे अगर मैं गायनी की बात करूँ, तो गायनी में जब रेफ़रल होता है पेशेंट, तो वो लिखते हैं कि क्यों रेफ़र किया। कहीं पे निको की ज़रूरत है, तो फिर वो एमएलए साहब को पता लग जाता कि निको क्यों इतना ज़रूरी है। निको के लिए आपको सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं चाहिए, यहाँ पे 2 पीडियाट्रिशियंस हैं, वो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, लेकिन वो क्वालिफाइड है, उन्होंने एसआरशिप भी की हुई है, उन्होंने एमडी भी की हुई है, तो वो क्वालिफाइड हैं, वो पीडियाट्रिशियंस हैं, फुल फ्लैज पीडियाट्रिशियन, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। वो गवर्नमेंट की नाकामी है कि आप उनको प्रमोट नहीं कर रहे हो। अगर प्रमोट, आप टाइम बाउंड प्रमोशन दे दो, 7 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, ऐसा कोई टाइम रखो, उसके बाद आप उनको प्रमोट कर दीजिए। मैं नीको की बात कर रहा था, तो नीको ज़रूरी है। नीको के लिए आपको पीडियाट्रिशियंस चाहिए, लेकिन पीडियाट्रिशियन से ज़्यादा आपको पैरामेडिकल स्टाफ, कम से कम 5 से 6 से 7 या 8 लोग जो पैरामेडिकल स्टाफ होगा डेडिकेटेड नीको में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है,
कि पैरामेडिकल स्टाफ 2 या 3 जो है पैरामेडिकल नर्सेज़ हैं हमारी, वही लेबर रूम देख रही होंगी, वही वार्ड देख रही होंगी, वही NICU देख रही होंगी, तो मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे NICU एस्टेब्लिश नहीं है, फुल फ्लैज NICU नहीं है। तो उस चीज़ को आप गवर्नमेंट को देना है वो चीज़ MLA साहब को देखनी है कि ये चीज़ें हम कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पे हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कोई इल्ज़ाम लगाते हो, आपके आपके पास प्रूफ़ भी होना चाहिए कि आपने वो कहा रेफ़रल हॉस्पिटल है, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है क्योंकि जो लोग काम करते हैं, अच्छा काम होता है। मेरे खुद इख्तलाफ़ रहे हैं हॉस्पिटल्स के साथ, मैंने भी इनके खिलाफ़ बात की है, लेकिन मैं फैक्ट्स पे बात करूँगा, मैं हवा में बात नहीं करूँगा। जो चीज़ सही होगी उस पे बात करूँगा। रेफ़रल हॉस्पिटल तब होता अगर हर एक पेशेंट रेफ़र हो जाता। यहाँ पे 95% पेशेंट्स यहीं पे मैनेज होते हैं। अगर 5% पेशेंट रेफ़र होते भी होंगे, उनकी इंडिकेशंस होती है। उनको कहा लिखा जाता है कि ये क्यों रेफ़र होते हैं। उन पे अगर आपको लगेगा आप MLA साहब जाते, आप जो कांग्रेस के लोग हैं क्योंकि आपने MLA साहब को सपोर्ट किया था, आप ले जाते मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब के पास, 1 महीने का डाटा लेते, उनसे पूछते कि फलानी डिपार्टमेंट से कितने रेफ़र हुए और उनकी इंडिकेशन क्या है और कितने यहीं पे मैनेज हुए हैं। तो आपको पता लगता है कितना काम कर रहे हैं। ओवरबर्डन्ड हैं डॉक्टर्स, बहुत ज़्यादा लोड है यहाँ पे। डॉक्टर्स की कमी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ डॉक्टर्स की कमी नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं डिस्पाइट एक डॉक्टर 24/7 काम कर रहा होता है। गायनी की बात करूँ, रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कोई ऐसा टाइम नहीं जब कॉल्स आ सकती हैं आपको। इमरजेंसी पेशेंट है, डॉक्टर वहाँ पे हाज़िर हो जाता है। कोई अगर इस बात से एग्री नहीं करेगा तो फिर मैं क्या बता सकता हूँ। और ये चीज़ें गलत एक मैसेज देना कि यहाँ से रेफ़र ही हो जाते हैं सारे पेशेंट, बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है। और लोग आपकी बात को सुन के फिर उनके दिल में जब वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में आएँगे तो ऑलरेडी उनके जो माइंड में एक चीज़ छपी होती है, एक इम्प्रेशन बना होता है कि यहाँ पे हम जाएँगे और यहाँ से तो हमें रेफ़र कर दिया जाएगा। और जिसके जेन्युइन रेफ़रल भी होगा वहाँ वो भी हल्ला करने लग जाएगा, क्योंकि आप पेशेंट को इतना नहीं समझा सकते। अगर कोई प्रीमेच्योर बेबी डिलीवर हुआ, उसको तो आपने NICU की फैसिलिटीज़ अवेलेबल करनी है ना, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। कोई हाई रिस्क पेशेंट है, कोई हाई BP वाला पेशेंट है, जिसको फिट्स थ्रो कर सकती है, जो कोमा में जा सकती है, जिसको आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, आप वो हायर सेंटर आप जम्मू भेजना पड़ता है या श्रीनगर भेजना पड़ता है, वो तो भेजना ही पड़ेगा। वो पेशेंट आपको GMC डोडा से भी रेफ़र मिलेगा, GMC उधमपुर से भी रेफ़र मिलेगा, क्योंकि नई-नई हॉस्पिटल्स हैं, इनमें भी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो ओवर द टाइम इम्प्रूव करेंगे, लेकिन अगर हम जो नेता लोग हैं, जो बात करते हैं, सियासतदान बात करते हैं, फैक्ट्स पे की जाए, एक मिसकंसेप्शन ना फैलाई जाए, एक गलत मैसेज पब्लिक में नहीं जाना चाहिए। होमवर्क करना ज़रूरी है कोई भी बात करने से पहले। मुझे लगता है जो स्टाफ है वो सफिशिएंट नहीं है, कम है स्टाफ। पेरिफेरीज़ में आपको NTPHCs में देखना पड़ेगा, वहाँ पे एटलीस्ट 1 मेडिकल एक मेडिकल ऑफिसर और 2-3 पैरामेडिकल स्टाफ को आपको डिप्लॉय करना चाहिए। आप कहाँ से अरेंज करते हो, नई रिक्रूटमेंट्स करते हो, लेकिन बात यह है कि अगर आप कोई नया डॉक्टर आया भी, वो क्या पोगल जाएगा, क्या सीना बत्ती जाएगा, क्या मंगित जाएगा? चांसेस कम है। आपको इनको इंसेंटिवाइज़ करना पड़ेगा, आपको इनको इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे और उसके बाद ही मुझे लगता है ऐसी जगहों पे डॉक्टर्स जाएँगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हॉस्पिटल्स पे सियासत बंद होगी, फैक्ट्स पे बात की जाएगी, मिल बैठ के काम करना पड़ेगा। जहाँ पे जेन्युइन चीज़ है उसको आप रेज़ करो, अपोज़िशन का काम है। मैं हमेशा NC के खिलाफ़ बोलता हूँ, जहाँ-जहाँ ज़रूरत है, जहाँ-जहाँ मुझे लगता है ये गलत करते हैं, लेकिन आज पहली बार ऐसा होगा कि मैं सरकार को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो हेल्थ में सिस्टम में खराबी है, ये बड़ी पुरानी है। इसको ठीक करते-करते टाइम ज़रूर लगेगा। इसमें आपको पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, कानून बनाने की ज़रूरत है। ये आप सिर्फ़ डॉक्टर्स को ब्लेम करके या गलत मैसेज फैला के, एक मिसकंसेप्शन क्रिएट करके, इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। शुक्रिया।